4 गरीब भाभीयों के घर आई अमीर नंद। पापा, मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स चाहिए। मेरे सभी फ्रेंड्स के पास है, मुझे भी चाहिए। लेकिन श्रुति बेटा, तुमने कुछ दिन पहले ही तो आईफोन 13 लिया था। तुम्हें आईफोन 13 लिए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं। कुछ टाइम रुक जाओ, फिर ले लेना। नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे चाहिए तो अभी चाहिए, वरना नहीं चाहिए। क्या हुआ मेरी प्यारी बहन को? क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हें ला कर दूंगा। भैया देखो ना, मेरे सभी फ्रेंड्स के पास आईफोन 14 प्रो मैक्स है, लेकिन मेरे पास ही नहीं है। एक मैं ही हूँ जो आईफोन 13 चला रही हूँ। बस इतनी सी बात? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें आईफोन 14 प्रो मैक्स दिलाता हूँ। क्या सच में भैया? हाँ मेरी प्यारी बहन, सच में। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हम चलते हैं। इकलौती बहन होने की वजह से श्रुति के भाई उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर देते थे। श्रुति के माँ बाप भी श्रुति से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन वो जानते थे कि श्रुति की हर ख्वाहिश को पूरी करने से कहीं श्रुति बिगड़ ना जाए। देखा आपने कैसे अतुल उससे फोन दिलाने के लिए चला गया। माना श्रुति हमारी इकलौती बेटी है और वो हमें जान से भी ज्यादा प्यारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी हर बात को पूरा करेंगे। कल को जाकर कहीं वो बिगड़ ना जाए, मुझे तो इसी बात का डर है। माँ जी, आप भी ना ये कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती है ना श्रुति हमसे कितना ज्यादा प्यार करती है। पूनम ठीक कह रही है माँ जी, आप फिक्र मत करिए। श्रुति पर हम सबको पूरा भरोसा है। श्रुति के भाइयों के साथ साथ श्रुति की चारों भाभियां भी श्रुति को बहुत ज्यादा प्यार करती थीं। क्या हुआ श्रुति, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, वो भी इतनी उदास? भाभी, मेरे कॉलेज में एनुअल फंक्शन है जिसमें मुझे साड़ी पहनना है, लेकिन मेरे पास तो साड़ी ही नहीं है। अब मैं क्या पहनूंगी? तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? हम चारों के पास इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां हैं, तुम्हें जो भी साड़ी पसंद आए वो तुम पहन लो। आलिया के इतना कहने पर श्रुति की चारों भाभी श्रुति को एक एक कर अपने कमरे में ले जाती हैं और अपनी साड़ियां दिखाती हैं। वाह, इतनी सुंदर साड़ी है। इस साड़ी को पहनने के बाद तो हर कोई कॉलेज में मुझे ही देखेगा। मैं तो यही साड़ी पहनूंगी। सच में श्रुति, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। अमृता श्रुति को अपनी साड़ी दे देती है, जिसके बाद श्रुति अपने एनुअल फंक्शन पर अपनी भाभी की ही साड़ी पहनती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन, जी मैं सोच रही थी कि श्रुति की अब शादी की उम्र हो गई है, तो क्यों ना हम उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दें। कमला, मैं भी यही सोच रहा था। मेरी नजर में एक रिश्ता है, घर परिवार बहुत अच्छा है। मैं आज ही श्रुति की शादी की बात करता हूँ। श्रुति के पिता विनोद जल्दी से श्रुति की शादी की बात करते हैं, जिसके बाद श्रुति का रिश्ता तय हो जाता है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में श्रुति की शादी हो जाती है। श्रुति के माँ बाप और उसके भाई बड़े ही धूमधाम से श्रुति की शादी करते हैं और नम आंखों से उसे विदा करते हैं। शादी के कुछ दिन तो श्रुति के मायके में सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन एक दिन अचानक, पिताजी कहाँ हैं आप सब लोग जल्दी से नीचे आइए। अरे क्या हुआ अजय, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? पिताजी, हमारी कंपनी में न जाने कैसे आग लग गई। हमारी कंपनी जल गई, सब बर्बाद हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अभी तो हमने लोन के पैसे भी पूरे नहीं दिए थे। अब हम लोग लोन के पैसे कहाँ से देंगे? अजय की सारी बात सुनकर सारा परिवार हैरान हो जाता है, जिसके बाद लोन को चुकाने के लिए विनोद को अपना घर बेचना पड़ता है। घर बेचने के बाद पूरा परिवार एक छोटे से किराए के मकान में आ जाता है। देखते ही देखते पूरी परिवार की शान और शौकत खत्म हो जाती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? तूने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। अब मेरी बहुओं को क्या होगा? वो कैसे इस गरीबी में जिएंगी? माँ जी, आप फिक्र मत करिए, हम इस गरीबी में भी जी लेंगे। हमारे पास पैसे नहीं हुए तो क्या हुआ, हम एक दूसरे का साथ है और एक दूसरे का प्यार भी है, और यही हम सबके लिए काफी है। समर के साथ साथ सारा परिवार गरीबी में जीना सीख रहा था। मैं सोच रही थी कि श्रुति से मिले हुए काफी समय हो गया है ना, क्यों ना हम उसको खाने पर बुलाएं? बहू, तुमने तो मेरे दिल की बात ही कह दी। मैं भी कब से श्रुति बेटा को घर पर बुलाना चाह रहा था, लेकिन अपनी गरीबी की वजह से उससे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? श्रुति हम सबसे बहुत प्यार करती है। अब हम चाहे गरीब हो या अमीर हो, है तो उसका परिवार ही ना। आप उसे आज ही खाने पर बुला लीजिए, हम सब मिलकर उसकी मन पसंद की चीजें खाने में बनाएंगे। विनोद जल्दी से अपनी बेटी श्रुति को कॉल करता है और उसे खाने पर बुलाता है,
जिसके बाद श्रुति अपनी महंगी सी गाड़ी से उतरती है और अपने गरीब मायके में आती है। श्रुति बेटा, कैसी हो तुम? तुमसे मिले हुए काफी समय हो गया था, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। श्रुति मेरी बहन, तुम अपने ससुराल में खुश तो हो ना? तुम्हें वहाँ किसी भी चीज की कोई कमी तो नहीं है ना? भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते तो हैं मेरा ससुराल कितना अमीर है, तो मुझे किसी भी चीज की क्या कमी होगी। श्रुति की बातें सुन सारा परिवार उदास हो जाता है, लेकिन श्रुति के प्यार में कोई भी उसे कुछ नहीं कहता। जिसके बाद सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। देखो श्रुति, आज मैंने खाने में तुम्हारी मनपसंद की चीजें बनाई हैं, खाकर बताओ तो कैसे बनी है। ओफो भाभी, आपने क्या बना दिया है? मैं इसे नहीं खा सकती। वो क्या है ना, आजकल मैं डाइट पर हूँ, तो इसीलिए मैं सिर्फ हेल्दी फूड खाती हूँ। आप इसे प्लीज ले जाइए, मैं इसे नहीं खा सकती। लेकिन श्रुति, ये सब चीजें तुम्हें बहुत पसंद थी ना, और शादी से पहले तो तुम ये सब बहुत खाया करती थी। हाँ भाभी, लेकिन वो शादी से पहले की बात थी। मेरे ससुराल में सब हाई स्टैंडर्ड का खाना खाते हैं। ऐसी चीजें तो मेरे ससुराल के नौकर भी नहीं खाते हैं, तो मैं कैसे खा लूंगी। श्रुति, ये तो कैसी बातें कर रही है? शादी के बाद क्या अपनी भाभी से बात करने की तमीज भूल गई है? माँ, इसमें तमीज की क्या बात है? जो बात है मैंने वही बोल दी। कोई बात नहीं माँ जी। श्रुति, तुम्हें क्या पसंद है तुम बता दो, मैं वो तुम्हारे लिए मंगवा देती हूँ। नहीं भाभी, आप रहने दीजिए। मेरा फूड आप सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाओगे, वो बहुत अच्छा एक्सपेंसिव होता है ना, इसीलिए मैं अपना खाना खुद ही ऑर्डर कर लूंगी। इतना कहकर श्रुति खाने पर से उठकर बाहर चली जाती है और अपना खाना ऑर्डर करती है। श्रुति का ऐसा बर्ताव देखकर सारे परिवार वालों को बहुत दुख होता है। माँ जी, हमारी गरीबी की वजह से श्रुति को हमारे साथ रहने में कितनी परेशानी हो रही है ना। वो तो हमारा हाथ का बना हुआ खाना भी नहीं खा रही है। हाँ बहू, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्या करें, बिजनेस में अगर कभी लॉस हुआ तो उससे निपटने के लिए हमने पैसे रख रखे थे। लेकिन श्रुति हमारी इकलौती बेटी थी, इसीलिए वो पैसे भी हमने श्रुति की शादी में लगा दिए, जिससे श्रुति की शादी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई। अगर वो पैसे आज होते तो हम दोबारा अपना काम शुरू कर सकते थे और हमें इस गरीबी में नहीं जीना पड़ता। दूर खड़ी श्रुति ये सारी बातें सुन लेती है, जिसे सुनकर श्रुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जिसके बाद वो सबसे माफी मांगती है। माँ, पिताजी, भैया और भाभी, मैंने अपनी अमीरी के घमंड में आकर आप लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया। मैं नहीं जानती थी कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। श्रुति को अपनी गलती का एहसास होता है। सारा परिवार उसे माफ कर देता है। जिसके बाद श्रुति अपने पति से कहकर अपने मायके वालों की मदद करवाती है और देखते ही देखते श्रुति के मायके वाले फिर से अपने बिजनेस को खड़ा करते हैं और खुशी खुशी पहले की तरह रहते हैं। सावित्री के 5 बेटे थे, जिनमें से वो अपने 2 बड़े बेटों से ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि उसके 3 छोटे बेटे ने अपनी पसंद से गरीब लड़कियों से शादी की थी। इसी के चलते उसने घर को 2 हिस्सों में बारी बारी में बांट रखा था। एक तरफ तो वो अपने दोनों बड़े बेटे और बड़ी अमीर बहुओं के साथ रहा करती थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसके तीनों बेटे उसके पति दामोदर और उसकी गरीब बहुओं के साथ रहा करते थे। देखो, आज खाने में दाल बाटी चूरमा, आलू नान और शाही पनीर की सब्जी बनाना, क्योंकि आज घर पर मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं। ठीक है मालकिन। इतने अलग अलग प्रकार के भोजन का ऑर्डर देते हुए दामोदर सावित्री को सुन लेता है, जिसके बाद दामोदर अपनी पत्नी सावित्री से कहता है, सावित्री, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि बहुत ही जल्द सब्जियों के भाव बढ़ने वाले हैं, इसलिए थोड़ा कम खर्चा करो और आगे के बारे में सोचो। सावित्री ये सुनकर दामोदर से बोलते हुए अपनी तीनों गरीब बहुओं को सुनाने लगती है। अरे आप मुझे क्या समझा रहे हो? आप अपनी गरीब बहुओं को समझाओ। एक तो उनके तीनों पति निखट्टू और ऊपर से वो तीनों गरीब परिवार से। इस आने वाली महंगाई में उनका कैसे गुजारा होगा? हमारे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। मुझे किसी भी बात की टेंशन लेने की क्या जरूरत? टेंशन तो तुम लोगों को होनी चाहिए। ऐसा कहकर सावित्री वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद दामोदर खुद से ही कहता है, हे भगवान, इस औरत को तो कुछ समझाना ही बेकार है। तभी दामोदर की तीनों गरीब बहू उसके पास आती हैं। बाबूजी, आप परेशान क्यों हो रहे हो? चिंता मत करो, माँ जी सब कुछ संभाल लेंगी। बाबूजी, आज खाने में क्या बनाना है? आपने ये तो बताया ही नहीं। खाने में तो तब कुछ बनाएंगे जब हमारे घर में सब्जियां होंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था
कल ही सुजीत ने मुझे कुछ पैसे दिए थे ताकि मैं सब्जी मंडी से सब्जियां लेकर आ जाऊं। एक काम करता हूं, मैं अभी निकल जाता हूं, इतने तुम घर के बाकी के काम कर लो। ऐसा कहकर दामोदर वहां से चला जाता है। 5 बहू होने के बाद भी घर के सारे काम तीनों गरीब बहू ही करती थी, तो वहीं दूसरी तरफ सावित्री की अमीर बहुएं अपने ससुराल में भी अपनी अमीराई का दिखावा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। आज कितनी गर्मी है और इतनी गर्मी में कहीं भी जाने का मन नहीं करता, लेकिन हमारे पास इतनी महंगी कार है, उसके अंदर एसी है, उसमें बैठकर जाने में तो अलग ही मजा आता है। हाँ, वैसे हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिग बाजार है, वहाँ हरी हरी ताजा सब्जियां मिलती हैं, वहीं चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों कार में बैठकर निकल जाती हैं, लेकिन तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते दामोदर परेशान हो जाता है। ए भगवान, इस बारिश को भी अभी ही होना था, ऊपर से मेरे पास छाता भी नहीं है। अगर सब्जी लेने नहीं गया तो आज शाम खाना नहीं बनेगा, इसलिए मैं निकल ही जाता हूँ। ऐसा कहकर दामोदर बारिश में ही निकल जाता है, तो वहीं उसकी दोनों अमीर बहू बिग बाजार पहुंच जाती है, जहां वो दोनों महंगी महंगी सब्जियां खरीदने लगती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दामोदर मोल भाव करता और हरी भरी सब्जियां बहुत सस्ते दामों में उठा कर ले आता। जहां तो दामोदर 500 रुपए में पूरे हफ्ते के लिए सब्जियां खरीद लाता है, तो वहीं 10,000 रुपए में उसकी अमीर बहू एक हफ्ते की सब्जी खरीद कर लाती है। हे भगवान, मेरी अमीर बहुओं का तो कुछ हो ही नहीं सकता, उन्हें जितना भी समझाओ बेकार है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और सब्जियां बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं, जिसके चलते दामोदर के तीनों बेटों को बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन एक वक्त आने पर उन तीनों की ही एक साथ नौकरी छूट जाती है। जब से हमारा काम छूटा है तब से हमारी बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ गई हैं। तुम्हारी माँ भी हमेशा तुम्हारी अमीर भाभियों को ही सपोर्ट करती है और उन्हें बढ़ावा देती है, जो कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं बाबूजी, अभी हमारा वक्त ही खराब है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तो और टमाटर का रेट भी बहुत ज्यादा कर दिया है, इतना ज्यादा रेट हम लोग कैसे देंगे? ऐसे तो सब्जी खाना ही छोड़ देंगे। बाबूजी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे टमाटर की खेती आती है। अगर हम टमाटर की खेती करके फसल उगाएंगे तो हम उसे मार्केट में सही दाम पर बेचकर पैसा कमा सकेंगे। मुझे भी मेरे पिताजी ने सिखाया था कि कम खाद में खेती कैसे करते हैं। अगर मैं भी मदद करूंगी तो हम तीनों मिलकर टमाटर की खेती कर लेंगे और फिर पैसा कमाएंगे। वह तीनों टमाटर की खेती करने के लिए तैयार हो ही जाती हैं, लेकिन दामोदर उनसे कहता है, हमारे यहाँ पर तो इतनी जगह ही नहीं है कि तुम लोग खेती कर सको, फिर तुम टमाटर की खेती कैसे करोगी? आरती, पुष्पा और सुप्रिया तीनों ही ये सुनकर सोच में पड़ जाती हैं, जिसके बाद अचानक से पुष्पा को एक आइडिया आता है और वो कहती है, पिताजी आपको तो पता ही है, पहले आप टायर बेचने का काम किया करते थे और वो सभी टायर अब हमारे घर के पीछे एक स्टोर रूम में पड़े हुए हैं। हम उन टायरों के अंदर खेती करेंगे और जहाँ चाहे वहाँ रख देंगे, इससे हमें जगह की दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर आरती और सुप्रिया भी पुष्पा की बात पर सहमत हो जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों मिलकर कम पैसों में एक खाद लेकर आते हैं और उस खाद से वो तीनों अपने घर के बाहर टायर, बोतल और भी कई सारे वेस्ट मटेरियल के अंदर खेती करना शुरू कर देती हैं। ये सब देखकर आयशा और तनीषा उन तीनों के ऊपर हंसने लगती हैं। देखो तो सही इन तीनों को, ये तीनों क्या कर रही हैं? हे भगवान, गरीबी के मारे इन तीनों का बुरा हाल हो रहा है। अगर तुम तीनों को पैसों की जरूरत है तो तुम हमसे मांग सकती हो। इन गरीबों को तो हम मदद कर ही सकते हैं, चाहे अभी हमारी लेवल में है या नहीं, लेकिन है तो हमारी देवरानी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हमसे ले लो, क्या पता तुम्हारी कोई मदद हो जाए, क्योंकि ये फालतू का काम करने से तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा कहकर वह दोनों अपनी कार में बैठती और घूमने के लिए निकल जाती हैं। आखिर इन तीनों को हमसे दिक्कत क्या है? एक दिन इन्हें अपनी अमीरी का बहुत रोना होगा और ये हमारे पास मदद मांगने जरूर आएंगे। बस बस बस, किसी के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो और तुम दोनों काम में ध्यान रखो। आरती और सुप्रिया दोनों पुष्पा की बात मान लेती हैं और अपना सारा ध्यान टमाटर की खेती में लगा देती हैं। कुछ दिनों की मेहनत के बाद टमाटर की खेती शुरू हो जाती है और देखते ही देखते उनके अंदर टमाटर उगने लगते हैं। ये देखकर नताशा और आयशा दोनों हैरान रह जाती हैं, लेकिन उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अब पुष्पा, आरती और सुप्रिया तीनों मिलकर अपनी गरीबी को मिटाने के लिए उन टमाटर को ले जाकर बाजार में बेचना शुरू कर देती हैं, जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगती हैं। अरे देखो जरा, हमने आज कितने सारे पैसे कमाए हैं। हाँ, उम्मीद से ज्यादा टमाटर की खेती करने में तो बहुत फायदा है। चलो अब घर चलते हैं, आज घर पर जाकर हम अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे। तीनों अपने घर वापस आकर अच्छा खाना बनाना शुरू कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ सावित्री के दोनों बड़े बेटों को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये क्या, हम तो अर्श से फर्श पर आ गए, हमसे अच्छा तो हमारी देवरानियां निकली। तभी अनुराग उनके पास आता है और कहता है, आज मेरे बॉस आने वाले हैं, वो हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने में हमारी मदद कर सकते हैं।
इसलिए उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अनुराग और कैलाश ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद उनकी पत्नियां जो भी उनके पास पैसे होते हैं उनसे ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देती हैं, जिसके बाद उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद अनुराग और कैलाश के बॉस भी आ जाते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है। जैसे ही वो खाना खाकर वापस जा रहे होते हैं, उनकी नजर वेस्ट मटेरियल जैसे टायर, बोतल और डब्बों के अंदर टमाटर की खेती उगी हुई देखकर वो हैरान रह जाते हैं। वाह, कितना अच्छा टैलेंट है। तुम तीनों तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। हमारी एक कंपनी में तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे? ये सुनकर आरती, सुप्रिया, पुष्पा तीनों ही बहुत खुश हो जाती हैं और उन्हें हाँ कर देती हैं। सावित्री और उसकी दोनों अमीर बहुओं को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो दोनों अपनी तीनों देवरानियों से माफी मांगती हैं और अपनी अमीरी का घमंड हमेशा के लिए खत्म कर देती हैं। जिसके बाद वो सभी अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और अब पांचों बहू मिलकर टमाटर की खेती करके खुद का बिजनेस शुरू कर देती हैं।